गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो शब्द विचार का जो बिंदु था वो अपना कल कंप्लीट हो गया था। आज एक छोटा सा बिंदु जो अपन पढ़ेंगे, हालांकि कारक के जो 8 भेद कारक से संबंधित वो बिंदु है और कारक के जो 8 भेद थे उनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन उन्हीं में कारक जो है उसे हम कह सकते हैं, लेकिन उसकी पहचान जो है वो अलग नाम से है परसर्ग। यदि कारक के जो 8 भेद हैं उन्हें में से जो कर्ता कारक है, भाई कारक के जो 8 भेद हैं उनके अलग अलग कारक को हमने परिभाषित किया कि जो है संज्ञा और कर्ता क्रिया कर्म के साथ जो संबंध बताने वाले शब्द हैं, जो विभक्ति चिन्ह है, उन्हें कारक कहा जाता है। उन्हीं में से कर्ता जो कारक है उसका विभक्ति चिन्ह ले है, जिसको कारकों को परसर्ग भी कहा जाता है। तो ले का क्रिया पर प्रभाव आज की क्लास में इनकी क्वेश्चन आया करता है 2 नंबर का। परसर्ग ले जो कर्ता का विभक्ति चिन्ह है का क्रिया पर प्रभाव, ये अपना शीर्षक है। उस समय अपन इसके बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन क्रिया पर क्या प्रभाव होता है, क्रिया के बारे में अपन पढ़ चुके हैं पहले। क्रिया के जो 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि जो कर्ता कारक है उसका चिन्ह विभक्ति चिन्ह जो ले है उसका क्रिया पर क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले अपन परसर्ग की परिभाषा करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी जो भाषा है उसमें प्रयुक्त होने वाले जो कारक चिन्ह या विभक्ति सूचक जो चिन्ह को परसर्ग कहते हैं, चाहे विभक्ति चिन्ह कह लो, और उन्हीं को परसर्ग भी कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं। पहले इसकी परिभाषा कर लेते हैं परसर्ग की। हिंदी भाषा में, हिंदी जो भाषा है अपनी, उसमें प्रयुक्त होने वाले कारक चिन्ह, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले कारक चिन्ह शब्द को 2 तरीके से लिख सकते हैं अपन। होने वाले कारक चिन्ह या विभक्ति सूचक या विभक्ति सूचक यानी विभक्तियों की सूचना देने वाले या विभक्ति सूचक चिन्ह को कहते हैं। चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। ये हो गई परसर्ग की परिभाषा। बोर्ड में 2 नंबर का प्रश्न आता है,
परसर्ग ने का क्रिया पर प्रभाव या परसर्ग ने का प्रयोग करके वाक्य में परिवर्तन कीजिए। तो इससे पहले थोड़ी सी आपको मोटी मोटी जानकारी मैं कारकों के बारे में दे देता हूं। कारक के जो 8 भेद आप पढ़ चुके हैं। नंबर 1 पे है कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ले। उसके बाद नंबर 2 पे है कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है कर्ता ने कर्म को। कर्म कारक 3 नंबर। से या फिर के द्वारा माध्यम होता है किसी भी कार्य को करने का। और इसके बाद है अपादान 4 नंबर। इसका विभक्ति चिन्ह है से। और अपादान के बाद जो है संप्रदान। संप्रदान कारक को के लिए। उसके बाद है संबंध कारक। संबंध का के की राजनी का इसी तरह से आखिरी जो अपना भेद अधिकरण। इसमें 8 जो अपने भेद है। तो कर्ता जो मैंने लिखा कर्म करण संप्रदान। ये कर्ता जो कारक है जो इसके बाद संबंध और अधिकरण। अधिकरण जो कारक है उसका विभक्ति चिन्ह होता है मैं या पर। 8वां अपना भेद होता है संबोधन। ये ओ अरे। अब इस 8वें का तो इसमें जो है ये मोटी मोटी जानकारी आपको मैंने दे दी। हालांकि अपन जो अध्ययन करेंगे इस कालांश में वो सिर्फ जो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, जो कर्ता कारक का परसर्ग ने है, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसका क्रिया पर क्या प्रभाव होता है। क्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए इसकी जानकारी दे दी कि आपने कारक के जो 8 भेद है ये बात आपको रिपीट हो जाए। और ये जितने भी हैं इनके ये विभक्ति चिन्ह, इसको कोई कह सकते हैं विभक्ति चिन्ह या परसर्ग। विभक्ति चिन्ह या परसर्ग, ठीक है बात। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं कि ले जो परसर्ग का प्रयोग हमेशा कर्ता के साथ होता है, लेकिन कई बार क्या होता है बिना ले परसर्ग के भी कर्ता कारक हो सकता है। ध्यान से सुना ये बात।
भाई हम जानते हैं ठीक तरह से इस बात को कि कर्ता जो कारक है उसका विभक्ति चिन्ह ले है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जिसमें ले परसरक का प्रयोग नहीं होता है और वहां भी लुप्त प्राय बिना ले के भी कर्ता कारक हो सकता है। उदाहरण लिखेंगे तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी ठीक तरह से। इसके आगे देखो भी आपको मैं इसके बारे में लिखते हैं कि ले परसरक का प्रयोग कर्ता कारक के साथ होता है। ले परसरक का प्रयोग ले परसर्ग का प्रयोग कर्ता, जानते हो कार्य को करने वाला, कर्ता के साथ होता लेकिन बिना ले, कर्ता के साथ होता है लेकिन बिना बिना ले परसर्ग कारक में परसर्ग विभक्ति से एक ही बात है कि भी कर्ता कारक हो सकता है। बिना ले परसर्ग के भी कर्ता कारक हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे विद्यालय जाते हैं, एक वाक्य हो गया। दूसरा है बच्चे विद्यालय गए थे, बच्चे विद्यालय गए थे। तीसरा वाक्य है बच्चे विद्यालय जाएंगे, बच्चे विद्यालय बच्चे विद्यालय बच्चे विद्यालय जाएंगे। तो इस तरह से जाएंगे करते हैं। तीन जो वाक्य हो गए। अब ये तीनों जो वाक्य है इनका तीनों के जो काल है वो अलग अलग है। पहला जो वाक्य है वर्तमान काल का है। तीन हिंदी में अपने तीन काल होते हैं जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, वर्तमान काल। दूसरा जो वाक्य है भूतकाल का है। तीसरा जो वाक्य है भविष्य काल का है। बच्चे विद्यालय जाते हैं या जा रहे हैं, बच्चे विद्यालय गए थे भूतकाल में हो गया, बच्चे विद्यालय जाएंगे आने वाला भविष्य काल हो गया। अब देखो इनमें कहीं भी बहुवचन है बच्चे, तो हिंदी में अपने दो ही वचन है, एक वचन और बहुवचन। इनमें आप अपने को ले जो है परसर्ग है, कर्ता जो कारक है उसका विभक्ति चिन्ह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी इनमें कर्ता कारक है। कैसे? ये बात हम कैसे समझेंगे कि ले परसर्ग का प्रयोग कहां होता है। ले परसर्ग
का प्रयोग कहाँ होता है। ये 3-4 बातें जो मैं बताऊंगा आपको ठीक तरह से याद रखनी है आपको। जहां वाक्य की क्रिया सहकर्मक होती है, पहली बात, जहां वाक्य की क्रिया सहकर्मक होती है। सहकर्मक का मतलब आप जानते हैं, क्या जानते हैं? जैसे देवांशु पढ़ रहा है, ये सहकर्मक क्रिया है। क्यों? कि इसकी पहचान के 2 तरीके है, कर्मक सहकर्मक के, मैंने आपको बताया। पर इसमें प्रश्न किया जाता है देवांशु क्या कर रहा है, उत्तर मिलता है पढ़ रहा है। देवांशु करता है, पढ़ना उसका कर्म है, रहा है क्रिया है, रूप है क्रिया का। तो ये एक बात तो ये होगी कि ले परसर्ग है, जहां वाक्य की क्रिया सहकर्मक होती है वहां उसका प्रयोग होता है, जहां अकर्मक क्रिया होती है वहां पर इसका प्रयोग नहीं होता। दूसरी बात, जहां वाक्य की क्रिया प्रेरणात्मक होती है, जहां वाक्य की क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया के जो भेद अपन ने पढ़े थे उसमें मैंने बताया था प्रेरणार्थ क्रिया क्या होती है। कर्ता कोई भी कार्य स्वयं नहीं करके किसी की प्रेरणा से करता है, वो प्रेरणार्थ क्रिया कहलाती है। जैसे नाविका हर्षित से पत्र लिखवा रही है। यहां पे नाविका है, पत्र खुद नहीं लिख रही है, क्रिया कौन कर रहा है? हर्षित। प्रेरणा किसकी है? नविका की। जो नविका जैसा जैसा बोलती है, जैसा जैसा कहती है, वैसा वैसा हर्षित करता जा रहा है। आगे बात समझ में। तीसरा बिंदु है जहां क्रिया सामान्य भूतकाल, पूर्व भूतकाल तथा पूर्व वर्तमान काल होती है। तीसरी बात है जहां क्रिया काल मुख्य रूप से 3 है, भूतकाल, पूर्व भूतकाल और पूर्व वर्तमान काल। भूतकाल, पूर्व भूतकाल और पूर्व, इसके अलावा जो है वर्तमान काल होती है। पूर्व जो है वर्तमान काल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? भूतकाल, पूर्व भूतकाल और पूर्व वर्तमान काल, 3 काल है, लेकिन उसके ऊपर भेद पड़े थे। बोले भूतकाल, पूर्व भूत, यदि कार्य पूरा हो चुका है वो पूर्व भूत हो गया। कि श्याम बाजार गया, पूर्व भूत हो गया। श्याम बाजार गया था, पूर्व भूत हो गया। श्याम बाजार गया अपूर्व है, बाजार जा रहा होगा, अपूर्व यानी अधूरा। हेतु हेतुबद्ध, आसन भूत, बिल्कुल नजदीक, पास हो। ऐसे ही वर्तमान काल के भी रूप में पूर्व और देखिए एक शर्त थी कि जहां क्रिया भूतकाल, पूर्व भूतकाल और पूर्व वर्तमान काल, वहां ने परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। चौथी बात क्या है? जहां कर्म के साथ को परसर्ग लगा होता है, जहां
कारक के साथ को परसर्ग लगा होता है। कर्म के साथ को परसर्ग, राम ने श्याम को मारा या राम ने रावण को मारा, को परसर्ग लगा है तो इसमें ले पहले लगा है। डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी, डॉक्टर ने को आगे लगा, रोगी को से यहां पर ये आ गया। इस तरह से एक छोटा सा बिंदु था। धन्यवाद। बाकी जो है अगले अध्याय में पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो शब्द विचार का जो बिंदु था वो अपना कल कंप्लीट हो गया था। आज एक छोटा सा बिंदु जो अपन पढ़ेंगे, हालांकि कारक के जो 8 भेद, कारक से संबंधित वो बिंदु है और कारक के जो 8 भेद थे उनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन उन्हीं में कारक जो है उसे हम कह सकते हैं, लेकिन उसकी पहचान जो है वो अलग नाम से है, परसर्ग। यदि कारक के जो 8 भेद हैं उन्हें में से जो कर्ता कारक है, भाई कारक के जो 8 भेद हैं कि अलग अलग कारक को हमने परिभाषित किया कि जो है संज्ञा और कर्ता क्रिया कर्म के साथ जो संबंध बताने वाले शब्द हैं, जो विभक्ति चिन्ह है, उन्हें कारक कहा जाता है। उन्हीं में से कर्ता जो कारक है उसका विभक्ति चिन्ह ले है, जिसको कारकों को परसर्ग भी कहा जाता है। तो ले का क्रिया पर प्रभाव आज की क्लास में इनकी प्रश्न आया करता है 2 नंबर का। परसर्ग ले जो कर्ता का विभक्ति चिन्ह है का क्रिया पर प्रभाव, ये अपना शीर्षक है। उस समय अपन इसके बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन क्रिया पर क्या प्रभाव होता है, क्रिया के बारे में अपन पढ़ चुके हैं पहले। क्रिया के जो 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि जो कर्ता कारक है उसका चिन्ह, विभक्ति चिन्ह जो ने है, उसका क्रिया पर क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले अपन परसर्ग की परिभाषा करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी जो भाषा है उसमें प्रयुक्त होने वाले जो कारक चिन्ह या विभक्ति सूचक जो चिन्ह को परसर्ग कहते हैं। चाहे विभक्ति चिन्ह कह लो, और उन्हीं को परसर्ग भी कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं। पहले इसकी परिभाषा कर लेते हैं परसर्ग की। हिंदी भाषा में, हिंदी जो भाषा है अपनी, उसमें प्रयुक्त होने वाले कारक चिन्ह, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले कारक चिन्ह शब्द को 2 तरीके से लिख सकते हैं अपन। होने वाले कारक चिन्ह या विभक्ति सूचक या
या विभक्ति सूचक यानी विभक्तियों की सूचना देने वाले या विभक्ति सूचक चिन्हों को कहते हैं। चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। ये हो गई परसर्ग की परिभाषा। बोर्ड में 2 नंबर का प्रश्न आता है, परसर्ग ने का क्रिया पर प्रभाव या परसर्ग ने का प्रयोग करके वाक्य में परिवर्तन कीजिए। तो इससे पहले थोड़ी सी आपको मोटी मोटी जानकारी मैं कारकों के बारे में दे देता हूं। कारक के जो 8 भेद आप पढ़ चुके हैं। नंबर 1 पे है कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ले। उसके बाद नंबर 2 पे है कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है कर्ता ने कर्म को। कर्म कारक 3 नंबर। से या फिर के द्वारा बाधित होता है किसी भी कार्य को करने का। और इसके बाद है अपादान 4 नंबर। इसका विभक्ति चिन्ह है से। और अपादान के बाद जो है संप्रदान। संप्रदान कारक को के लिए। उसके बाद है संबंध कारक। संबंध का के की रायनी इसी तरह से आखिरी जो अपना भेद अधिकरण। इसमें 8 जो अपने भेद है। तो कर्ता जो मैंने लिखा कर्म करण संप्रदान। ये कर्ता जो कारक है जो इसके बाद संबंध और अधिकरण। अधिकरण जो कारक है उसका विभक्ति चिन्ह होता है मैं या पर। 8वां आपका भेद होता है संबोधन। ये ओ अरे। अब इस 8वें का तो इसमें जो है ये मोटी मोटी जानकारी आपको मैंने दे दी। हालांकि अपन जो अध्ययन करेंगे इस कालांश में वो सिर्फ जो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, जो कर्ता कारक का परसर्ग ने है, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसका क्रिया पर क्या प्रभाव होता है। क्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए इसकी जानकारी दे दी कि आपने कारक के जो 8 भेद है ये बात आपको रिपीट हो जाए। और ये जितने भी हैं
इनके ये विभक्ति चिन्ह, इसको कोई कह सकते हैं विभक्ति चिन्ह या परसक, विभक्ति चिन्ह या परसक। ठीक है बात। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं कि ले जो परसक का प्रयोग हमेशा कर्ता के साथ होता है, लेकिन कई बार क्या होता है बिना ले परसक के भी कर्ता कारक हो सकता है। ध्यान से सुना ये बात भाई, हम जानते हैं ठीक तरह से इस बात को कि कर्ता जो कारक है उसका विभक्ति चिन्ह ले है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जिसमें ले परसक का प्रयोग नहीं होता है और वहां भी लुप्त प्राय बिना ले के भी कर्ता कारक हो सकता है। उदाहरण लिखेंगे तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी ठीक तरह से। इसके आगे देखो भी आपको हमें इसके बारे में लिखते हैं कि ले परसक का प्रयोग कर्ता कारक के साथ होता है। ले परसक का प्रयोग ले परसक का प्रयोग कर्ता, जानते हो कार्य को करने वाला, कर्ता के साथ होता लेकिन बिना ले, कर्ता के साथ होता है लेकिन बिना ले परसक कारक में परसक विभक्ति से तो एक ही बात है कि भी कर्ता कारक हो सकता है। बिना ले परसक के भी कर्ता कारक हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे विद्यालय जाते हैं, एक वाक्य हो गया। दूसरा है बच्चे विद्यालय गए थे, बच्चे विद्यालय गए थे। तीसरा वाक्य है बच्चे विद्यालय जाएंगे, बच्चे विद्यालय बच्चे विद्यालय जाएंगे। तो इस तरह से जाएंगे अनुस्वार करते हैं। तीन जो वाक्य हो गए। अब ये तीनों जो वाक्य है इनका तीनों के जो काल है वो अलग अलग है। पहला जो वाक्य है वर्तमान काल का है। हिंदी में अपने तीन काल होते हैं जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, वर्तमान काल। दूसरा जो वाक्य है भूतकाल का है। तीसरा जो वाक्य है भविष्यकाल का है। बच्चे विद्यालय जाते हैं या जा रहे हैं, बच्चे विद्यालय गए थे भूतकाल में हो गया, बच्चे विद्यालय जाएंगे अनागत भविष्यकाल हो गया।
अब देखो इनमें कहीं भी बहुवचन है बच्चे, तो हिंदी में अपने दो ही वचन, एक वचन और बहुवचन। इनमें आप अपने को दे जो है परसर्ग है, कर्ता जो कारक है उसका विभक्ति चिन्ह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी इनमें कर्ता कारक है। कैसे? ये बात हम कैसे समझेंगे कि ले परसर्ग का प्रयोग कहां होता है। ले परसर्ग का प्रयोग कहां होता है। ये 3-4 बातें जो मैं बताऊंगा आपको ठीक तरह से याद रखनी है आपको। जहां वाक्य की क्रिया सहकर्मक होती है, पहली बात, जहां वाक्य की क्रिया सहकर्मक होती है। सहकर्मक का मतलब आप जानते हैं, क्या जानते हैं? जैसे देवांशु पढ़ रहा है, ये सहकर्मक क्रिया है। क्यों? कि इसकी पहचान के 2 तरीके अकर्मक सहकर्मक के मैंने आपको बताया, पर इसमें प्रश्न किया जाता है देवांशु क्या कर रहा है, उत्तर मिलता है पढ़ रहा है। देवांशु करता है, पढ़ना उसका कर्म है, रहा है क्रिया है, रूप है क्रिया का। तो ये एक बात तो ये होगी कि ले परसर्ग है, जहां वाक्य की क्रिया सहकर्मक होती है वहां उसका प्रयोग होता है, जहां अकर्मक क्रिया होती है वहां पर इसका प्रयोग नहीं होता। दूसरी बात, जहां वाक्य की क्रिया प्रेरणात्मक होती है, जहां वाक्य की क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया के जो भेद अपन ने पढ़े थे उसमें मैंने बताया था प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। कर्ता कोई भी कार्य स्वयं नहीं करके किसी की प्रेरणा से करता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे नाविका हर्षित से पत्र लिखवा रही है। यहां पे नाविका है, पत्र खुद नहीं लिख रही है, क्रिया कौन कर रहा है? हर्षित। प्रेरणा किसकी है? नाविका की। जो नाविका जैसा जैसा बोलती है, जैसा जैसा कहती है, वैसा वैसा हर्षित करता जा रहा है। आगे बात समझ में। तीसरा बिंदु है जहां क्रिया सामान्य भूतकाल, पूर्व भूतकाल तथा पूर्व वर्तमान काल होती है। तीसरी बात है जहां क्रिया काल मुख्य रूप से 3 है, भूतकाल, पूर्व भूतकाल और पूर्व वर्तमान काल। भूतकाल, पूर्व भूतकाल और पूर्व, इसके अलावा जो है वर्तमान काल होती है। पूर्व जो है वर्तमान काल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? भूतकाल, पूर्व भूतकाल और पूर्व वर्तमान काल, 3 काल है, लेकिन उसके ऊपर भेद पड़े थे। बोले भूतकाल, पूर्व भूत, यदि कार्य पूरा हो चुका है वो पूर्व भूत हो गया। कि श्याम बाजार गया, पूर्व भूत हो गया।
श्याम बाजार गया था, पूर्व भूत हो गया। श्याम बाजार क्या अपूर्व है, बाजार जा रहा होगा, अपूर्व यानी अधूरा। हेतु हेतुपद भूत, आसन भूत, बिल्कुल नजदीक, पास हो। ऐसे ही वर्तमान काल के भी रूप में पूर्व में और अधिक। ये एक शर्त सी है कि जहां क्रिया भूतकाल, पूर्व भूतकाल और पूर्व वर्तमान काल, वहां ने परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। चौथी बात क्या है, जहां कर्म के साथ को परसर्ग लगा होता है, जहां कर्म के साथ को परसर्ग लगा होता है। कर्म के साथ को परसर्ग, राम ने श्याम को मारा या राम ने रावण को मारा, को परसर्ग लगा है तो इसमें ले पहले लगा है। डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी, डॉक्टर ने को आगे लगा, रोगी को से यहां पर ये आ गया। इस तरह से एक छोटा सा बिंदु था। धन्यवाद। बाकी जो है अगले अध्याय में